वो लाइंस में जब सेलेक्ट करते तो बिठाते चले जाते। तो एक सज्जन आए वहाँ पे और उनके गले पे क्रू का कार्ड लटका हुआ था एंड ही ऑफर्ड मी कि आपका सिलेक्शन टीवी राउंड में हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने कहा ओके। तो आप ना एक काम करो, आप 8,000 का ना बंदोबस्त कर लो और आप ना ये बात बाहर जाके किसी को नहीं बताओगे। मुझे लगा कि ये रियलिटी शो का सपना छोड़ देना चाहिए। आज की शाम आपके नाम। आज जो हमारे एक स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं वो है अमर जी। अमर जी एक कोरियोग्राफर हैं, डांस टीचर हैं। उन्होंने पढ़ाए कितने, मतलब कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को मतलब टीच किया है, ऐसे ऐसे लोगों को डांस सिखाए हैं कि जिनको डांस नहीं आते उनके जीवन में उन्हें स्टेप बाय स्टेप लिखा के, मतलब कहते हैं ना कि एक डांस ऐसे नहीं होता कि हाथ पैर हिला लिए तो डांस हो गया। उनको बाकायदा समझा के उनको अपने कैरियर तक पहुंचाया है। तो आइए मुलाकात करते हैं अमर जी से। अमर जी, कैसा लग रहा है आपको? हेलो सर, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, टीवीटी के इस अच्छे स्टूडियो में आके, और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। नहीं अमर जी, हमने जितना आपके जीवन के बारे में सीखा, आप एज ए टीचर, कोरियोग्राफर, आपने बहुत ही बच्चों में मतलब इंस्पिरेशन दी है, उन्हें अच्छे अच्छे मुकाम तक पहुंचाया। आप खुद भी एक अच्छे मुकाम तक पहुंचे हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें स्ट्रगल की हुई हैं। तो सबसे पहले हम आपके मतलब उस चीज को जानना चाहेंगे कि आपने सबसे पहले कोरियोग्राफर की लाइन का जो वर्णन है, मतलब आप जो चुनना था, तो क्या आपने पहले से ही तय कर रखा था या ये लाइफ में आने के बाद तय किया? तो हुआ ये कि मैं ग्रेड 9 में पढ़ता था एंड आई लॉस्ट माय फादर इन एन एक्सीडेंट। तो उसके बाद मेरी दीदी, मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी, हम 4 लोग घर में बचे। तो उसके बाद मेरी बड़ी दीदी ने मतलब मेरी 12th की पढ़ाई छोड़ के एंड शी स्टार्टेड अर्निंग इन अ कंपनी। तो उनको 1,600 रुपये मिलते थे और उस 1,600 रुपये में हमारा घर चलता था। और छोटी बहन मेरी बहुत छोटी थी, वो भी स्कूल में पढ़ती थी, मैं भी 5th 6th में पढ़ती थी तब, और मैं था 9th में। मैं भी पढ़ रहा था और मुझे गवर्नमेंट स्कूल में ना पढ़ाना पड़े, क्योंकि मैं पापा का लाडला था, सबका ही लाडला था, अकेला था भाई। तो मेरी सिस्टर ने मुझे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाया और उसके बाद मेरी मदर को कुछ दिनों बाद मतलब आपको पता है डेली रूटीन के लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में साग सब्जी दूध, बेसिक नीड्स जो होती है वो कहते हैं। तो आई थिंक उसके लिए भी पैसे नहीं होते थे। तो मेरी मम्मी ने घर के पड़ोस में ही मेड का काम करना शुरू करा। मेरी मम्मी बर्तन साफ करती थी और झाड़ू वगैरह, वो करना पड़ा उन्हें। उनको मैं ये देखता था और उनके किसी किसी घर से कभी कुछ मिल जाता था तो हम लोग शेयर करके खा लेते थे। तो ऐसी लाइफ चल रही थी, ऐसी खुशी चल रही थी। दिवाली पे सब पटाखे जला रहे थे और हम घर के पास सिर्फ एक दिया और मोमबत्ती जला के बैठ जाते थे और वेट करते थे कि पटाखे हमें मिल जाए बस। तो जैसे साथ में ही पास में किराने की दुकान पे जो आजकल भी बिकते हैं पटाखे, बस कभी कभी 5-5 10-10 रुपए के लाके उसी को जला के खुश हो जाते थे और बस दिवाली मना लेते थे। ऐसी फिर मैं 10th में आया। तब 10th के पेपर के बाद मेरा एक दोस्त डांस क्लास जाने लगा। शिवाजी नगर में ही एक भैया रहते हैं, मैं उनका आज नाम ज़रूर लूँगा क्योंकि उनकी वजह से ही एक वो जो मुझे किक मिली थी, एक कहते हैं ना ट्रिगर मिला कि भाई ये लाइन में जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी ना। तो किसी ने तो राधा के पैर में घुंघरू बांधोगे जो राधा नाची होगी। तो वो मुझे डांस क्लास में लेके गया, तो वो डांस सिखा रहे थे, मुझे भी अच्छा लगा। मुझे अच्छे से याद है वो गाना था कभी खुशी कभी गम का शावा शावा। तो मुझे अच्छा था, मेरी बॉडी में रिदम भी थी, तो मैं अच्छा सीखने लग गया। 2-3 क्लास के बाद मैं गया नहीं। तो उन भैया ने, उनका नाम नरेश सैनी है, उनका निक नेम जो है कुकी है, तो मेरे दोस्त को बोला कि आप जाइए उसको लेके आइए, वो आ नहीं रहा डांस क्लास में। तो उसने मुझसे पूछा कि तू डांस क्लास क्यों नहीं आ रहा। मैंने कहा मेरे पास फीस नहीं है, मैं नहीं जा सकता। तो उसने जाके बताया नरेश भैया को। नरेश भैया ने बोला कि तू उस लड़के को बोल कि वो मेरे पास आए और मुझसे बात करे।
मैं गया अगले दिन और मैंने बोला कि ऐसे ऐसे, तो उन भैया ने मुझे एक बात बोली थी, तुझे डांस सीखना है, तेरे अंदर पैशन है, तो मैं सिखाऊंगा, तो फीस की परवाह मत कर। वो दिन था और आज का दिन है, मैं आज तक नहीं रुका। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डांस लाइन में आने के लिए आई थिंक उनका ही एक हाथ रहा है। नहीं तो मेरे को पता ही नहीं चलता मैं डांस में, मैं या तो किसी आज किसी शॉप पे या मे भी किसी कंपनी में या किसी बैंक में, कहीं ना कहीं मैंने एक वो चार दीवारी वाली जॉब, किसी टेबल पर पीसी के सामने बैठा होता। फिर जर्नी थी ये मेरे स्टूडेंट की, मैं अभी सिखा नहीं रहा था। घर पे भी मेरी मम्मी मुझको मतलब तू इतनी लेट क्यों आता है, और घर पे इतनी ज्यादा मतलब कलेश होते थे, मुझे मार भी पड़ जाती थी। तो वो होता है ना, एज ऐसी होती है कि मुझे रोका क्यों जा रहा है, बस ऐसे ही रिस्ट्रिक्शंस लगने लग गए थे। तो उसी वजह से लड़ाई होती थी कि लेट कहीं ना आना। कहीं मतलब आपको ये नहीं लगा मतलब कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी दीदी हैं, हाँ, आपकी मम्मी आपको देखो सपोर्ट कर वो भी अपनी जगह सर बिल्कुल ठीक थे कि एक होता है ना, हम लोअर मिडिल क्लास लड़कों की लाइफ में कि कमाने वाला, हम्म। जैसे पापा चले गए तो कमाने वाला चला गया, है ना, या है तो हमारे घर में एक ही कमाने वाला, तो मैं तैयार हो रहा हूँ कमाने वाला। वो कमाने वाला ही बाहर जाके नाच गाना करेगा तो पेरेंट्स को तो चिंता होगी। हम्म। फिर गली में भी इसका बेटा, इसका लड़का मटकता रहता है, ये रात को पता नहीं कहाँ से आता है, पता नहीं क्या कर लेगा, घर में ये है वो है, इसकी मम्मी तो बाहर ऐसे दूसरों के घर में काम करती है और ये ऐसे मटकता है। तो इस तरह की बातें भी बहुत होती थी। तो वो कहीं ना हमारे पेरेंट्स को, मम्मी को बहुत परेशान करती है। कोई पेरेंट अपने बच्चों को ऐसे नहीं बोलेगा। वो जो सोसाइटी और जो हमारा समाज है ना, ये वो इंजेक्शन देते हैं, हम्म। इंजेक्ट करते हैं। हम तो निकल जाते हैं बाहर, घर में हमारी मम्मियाँ रहती हैं, उनसे दो चार बातें कोई करता है तो ये बातें निकलती हैं। फिर वो क्या करती हैं, सपोर्ट तो कोई करता नहीं है आज तक। आप किसी भी सोसाइटी में चले जाओ, ये सो कॉल्ड जो सोसाइटी है ना हमारी, ये सोशल मीडिया पे तो बहुत हार्ट और क्लैपिंग देंगी, लेकिन सराउंडिंग में प्रैक्टिकली ना वही लोग ही पिन चुबाते हैं, पिन चुबा के साइड हो जाएंगे। और जब इंसान चिल्लाएगा तो बोलेंगे कि अरे देखो चिल्ला रहा है। तो सो अब नहीं, कहीं ना कहीं मतलब जैसे अगर मान लिया, लोग तो बोलते ही हैं, देखो कोई आदमी बहुत कठिन समय में एक खिलाड़ी निकल के आता है। राइट। किसी ने सही कहा है, जब नाम बन जाता है ना तब चार लोग रिश्ते जोड़ने आ जाते हैं, जब नाम नहीं होता ना तो वही चार लोग तुम्हें दबाने आ जाते हैं, क्योंकि उनसे तो हुआ ही नहीं और हम लोग कर रहे हैं। तो वो सबसे ज्यादा मतलब वो ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि देखो अब मुझे डांस टीचर बनना ही है, वो दिन आपका कौन सा है? चलो इसकी शुरुआत करते हैं सर। आपने बहुत अच्छा एक ये सवाल किया मुझसे। पहली बार जब मैं स्टेज पे चढ़ा था तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अलग था। मेरे जैसे बंदे ने कभी रंग बिरंगी लाइट्स नहीं देखी थी। आपको भी पता है, आपका भी बचपन मेरे जैसे ही रहा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी शटर वाला, है ना। तो जब हम थिएटर पे जाते थे तो हमें लगता था वाह इतना बड़ा रंगीन टीवी। तो वो आज भी है, मुझे आज भी थिएटर पे बड़े पर्दे पे फिल्म देखना बहुत पसंद है। तो उस शो के बाद मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ऐसे ऐसे वहां पर शो हुआ था, मुझे ट्रॉफी मिली थी, वो मम्मी को बहुत अच्छी लगी थी। वो ट्रॉफी आज भी मेरे घर पे रखी हुई है, 2005 की है वो। उसके बाद वहीं पर एक सर आते थे, वो प्ले में म्यूजिक दे रहे थे, एंड ही वाज वर्किंग इन अ स्कूल, एंड ही जस्ट ऑफर्ड मी कि मेरे स्कूल में यहाँ तू वहां पर ना तू इंटरव्यू दे दे। देन आई वेंट देयर, तो मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरा नहीं हुआ। फिर ऐसे ही उसी थिएटर में एक सर थे, वो दिल्ली में ना एक्टिंग की क्लासेस देते थे, एनुअल फंक्शंस में बच्चों को ट्रेन करते थे। ही टुक मी विद हिम, मेरे साथ वो ले गए कि अमर चल तू दिल्ली में कोरियोग्राफी करेगा, गुड़गांव में ना तेरे को है ना बस क्लासेस ही मिली है अभी छोटी छोटी। मैंने कहा सर क्लासेस भी नहीं है मेरे पास। तो वो मुझे, वही इंसान ऐसे थे जो मुझे पहली बार अपने साथ लेकर गए, और उन्होंने मुझे मिलवाया रुपेश ऋषि सर से, जो म्यूजिशियन है। और वो क्या करते थे, उनकी सुकंठ के नाम से है ना इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, जो स्कूल के इवेंट्स कराती थी, जिसमें कोरियोग्राफी, आपका थिएटर पार्ट, कॉस्ट्यूम, लाइट्स, स्टेज डिजाइनिंग, एवरीथिंग जो इन हाउस होता है, तो वो लोग कोरियोग्राफर हायर करते थे। मैं बिल्कुल कच्चा था, मैं पहली बार गया, मैं स्कूल में जाते ही मैं अपने से हाइट के बड़े बड़े लड़कों को देख के मैं हिल गया। मैंने कहा मैं इन्हें कैसे सिखाऊंगा। तो सर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे डांस आता था, सर को पता था ये कर लेगा।
तो होता क्या था, उनको भी एक सपोर्ट चाहिए था, मैं कराता रहता था। और वो दिन ऐसे होते थे सर, मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए अगर किसी ने मुझे 500 रुपये एक दिन के दे दिए तो मेरे लिए वो 5,000 के बराबर थे। शाबाशी में पेट भर जाता था, शाबाशी लूट के घर आ जाते थे और घर पे डांट खाते थे। तो दिल्ली भी जाने लग गया, पैसे कहाँ है, पैसे कब कमाओगे। अब कैसे बताएं कि जो एक दिन के 500 रुपये मिले थे वो तो उड़ा दिए खुशी के मारे। और मेरे खुशी के मारे जो पैसे उड़ते थे, मैं हमेशा खाने का शौकीन, कपड़ों का शौकीन, क्योंकि बाकी चीज़ें मैंने हाथ नहीं लगाई, ना कभी लगाएंगे। तो फिर थोड़ी मुझे भी समझ आने लगी। अब जब आप करते रहते हो 1-2 महीने हो गए, तब इतना एक्सपीरियंस, इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब मैं अकेले हैंडल कर सकता था। फिर रुपेश सर मुझे एक ही दिन में 2-2 स्कूल देने लग गए, तो मेरे को दिहाड़ी बन गई मेरी पर डे 1000 रुपीज। ये मैं आपको 2006 की बात बता रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बढ़ गया। सर मुझे गाइड करते थे कि एनुअल फंक्शन की कोरियोग्राफी किस तरह से करते हैं, बच्चों को कैसे ले जाते हैं, कैसे फॉर्मेशंस बनाते हैं। ही इज द ओनली वन पर्सन, रुपेश ऋषि सर, जिन्होंने मुझे स्कूल के एनुअल फंक्शन में बड़े ग्रुप के साथ कोरियोग्राफी करने सिखाया। बड़ा ग्रुप मतलब 1500 बच्चे, पूरा स्कूल पार्टिसिपेट करता है, जिसमें नर्सरी से लेके 12th तक बच्चे होते थे, और अकेले में हैंडल करता था। आपने इंडिया गोट टैलेंट में जब आप जा रहे थे तो आपके पास क्या ऐसी चीज नहीं थी कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया? वो चीज तो सर सबके पास भी नहीं होगी तो उसका जीवन आजकल नहीं चलेगा। रिश्ते नहीं चलेंगे, अपने नहीं चलेंगे, जिसको कहते हैं पैसा। मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था और ये लखनऊ की बात है। मैं अपने होम टाउन सुल्तानपुर गया हुआ था, तो मुझे पता लगा कि इंडिया गॉट टैलेंट का जो लखनऊ राउंड है ये हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है। तो वहां से बहुत है ना पास पड़ता है लखनऊ सुल्तानपुर। मैंने बस पकड़ी और मैं गया, और मैंने वहाँ पे डांस प्रिपेयर करा अपना बहुत अच्छा। एक बड़ी सी बारात थी, उस बारात के ऊपर चढ़ के मैंने कुछ करा था, मुझे गाने का नाम अभी ठीक से याद नहीं है। और मेरा वहाँ राउंड में सिलेक्शन हो गया था। फिर सेकंड राउंड में भी हुआ। उसके बाद में फिर वो लाइंस में जब सेलेक्ट करते तो बिठाते चले जाते। तो एक सज्जन आए वहाँ पे और उनके गले पे क्रू का कार्ड लटका हुआ था, एंड ही ऑफर्ड मी कि आपका सिलेक्शन टीवी राउंड में हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने कहा ओके। तो आप ना एक काम करो, आप 8000 का ना बंदोबस्त कर लो, और आप ना ये बात बाहर जाके किसी को नहीं बताओगे कि आपसे पैसे मांगे उन्होंने। हाँ, उन्होंने मुझसे पैसे मांगे और कहा कि वहाँ वाला सही आ गया था, ठीक है। आपसे उन्होंने मतलब पैसे मांगे और ये बोला कि किसी को मत बताना बात। किसी को नहीं, मतलब जैसे कि है ना, वो क्या करते थे, सिलेक्शन उनका ऐसा होता है कि 4-4 के ग्रुप में वो कंटेस्टेंट को लेके जाते हैं। एक अंदर जाता है, दूसरे डोर से बाहर निकलता है, एक अंदर जाता है, दूसरे डोर से वो बाहर निकलता है। कंटेस्टेंट आपस में बातें तो करते ही हैं, बाहर जाके मिल जाते हैं, भाई मेरे बाद किसका नंबर था मेरे से पहले, तो हाँ अगर मैं निकल गया तो निकल गया, अगर मैं वेट कर रहा हूँ या मेरी वहाँ किसी से मेल जोल बढ़ गई है, मैंने दोस्ती करी, पूछा तेरा क्या रहा, तेरा क्या रहा, तो वो बोल रहे थे कि जब तुम जाओगे अब तो ये किसी से डिस्कस नहीं करोगे कि आपका सिलेक्शन हो गया है। डायरेक्ट नहीं बोला कि आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो गया, आप किसी को नहीं बताओगे, इसका मतलब यही था कि आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं। तो वो टॉक बहुत इनडायरेक्ट वे में होती थी। तो उस टाइम मेरी सैलरी 12,500 रुपये थी। तो मुझे लगा कि ये रियलिटी शो का सपना छोड़ देना चाहिए, तो आई गिव अप एंड आई केम होम। अच्छा, लाइफ में जब आपको पता चला कि अब आपके पापा नहीं है, तो अब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। देखो सर, इसका मैं बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं लूंगा, सीरियसली नहीं लूंगा। बेशक से मैं पॉडकास्ट चैनल पर बोल रहा हूँ, मुझे ना हमेशा अपनी सिंपैथी गेन कराने का कोई भी मलाल नहीं रहा है। तो आपको सबसे ज्यादा मजबूत किसने किया? मेरे को सबसे ज्यादा मजबूत मेरी माँ ने, मेरी बहन ने किया, मेरी बड़ी बहन। अगर आप अपनी बहन के लिए कुछ कहना चाहोगे तो क्या कहोगे? मेरी 2 बहनें हैं और मेरी दोनों बहनें मेरे लिए उतनी बराबर है जितनी मेरी दोनों आंखें हैं, तो उनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा, लाइफ में बहुत सारे बुरे हालात आए, चल भी रहे हैं। मैंने कभी तुम लोगों को अलग नहीं समझा, तुम भी मुझे कभी अपने से दूर मत करना, बस इतना कहना चाहूंगा। अगर आज आपके जो मतलब स्टूडेंट है आपसे सीख रहे हैं, आपकी कहानी देख रहे हैं, तो आप अपने स्टूडेंट को अगर कहना चाहोगे कि देखो रुको मत,
तो उन्हें किस तरीके से गाइड करके बताऊं? ट्रेनिंग करके उसको प्रोफाउंडली रिफाइन करके फिर आप रील पे छा जाओ, मेरा ये मानना है। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग के दौरान अगर आप थोड़ा सा सीख कर सिखाने लग जाते हैं, जब तक आप सीखेंगे नहीं, और अगर आपकी उम्र सीखने की है तो माय डियर, ट्रेनिंग, प्लीज़ मस्ट डू ट्रेनिंग। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लो, एक डांस स्टाइल में महारत हासिल कर लो, बाकी दुनिया आपके कदमों में भी, आपके ऊपर और आपके हाथ में। अच्छा, कभी कभी आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट भी आता होगा जिसके पास फीस नहीं होती होगी? मेरे पास कभी कभी ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं, और अभी भी रिसेंटली एक आया है मेरे पास, छोटा सा बच्चा है, वो ग्रेड 4 में पढ़ता है, हालांकि उम्र उसकी 13 साल है, लेकिन बहुत पुअर फैमिली से है। नहीं, जैसे अगर कोई भी, मतलब मेरा सवाल थोड़ा दिल दुखा सकता है। आप दिल खोल के सवाल कर सकते हैं, अगर आपके कोई सवालों का भी स्वागत है। आज आपका एक स्टूडेंट आपके पास आता है हाँ जी। कि डियर सर, मेरे में सीखने की इच्छा है या मैं कुछ हम्म। करना चाहता हूँ बट मेरे पास पॉकेट में पैसे नहीं, तो आपको आपका पास्ट थोड़ा याद आता हो? अभी मेरे पास ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं आया है सर, सीरियसली बताऊं तो, और अगर कोई ऐसा आएगा तो मैं उसे दक्षिणा तो जरूर दूंगा, और वो दक्षिणा शायद किसी मुद्रा के रूप में ना हो, मुद्रा करेंसी जिसको हम लोग पैसा बोलते हैं, सही। वो उस प्रॉमिस के रूप में मैं उससे जरूर लूंगा कि अगर तू डेडिकेशन या डेडिकेटेड रहेगा तो मैं तुझे डांस सिखाऊंगा, और मुझे लगा कि टाइम पास हो रहा है तो मैं रास्ता दरवाजा दिखा दूंगा। आप एक कोरियोग्राफर कैसे बने? देखिए, डांस टीचर से कोरियोग्राफर का सफर भी ज्यादा आसान नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं स्कूल में जॉब कर रहा था और मुझे लगा कि मैंने तो कुछ सीखा नहीं, और अभी मैंने अभी एक मैसेज भी दिया था कि ट्रेनिंग ज़रूर करें, तो मैंने भी तो कहीं से ट्रेनिंग ली होगी ना सर, तो मुझे लगा कि अब ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और मैंने टीवी पर एक ब्लैक मूवी का प्रोमो देखा जिसमें डांस के थ्रू उस ब्लैक मूवी का प्रमोशन दिखाया हुआ था। ब्लैक मूवी जो अमिताभ बच्चन की आई थी, संजय लीला भंसाली की ब्लैक, उसमें कोई गाना नहीं था, गाना एक बैकग्राउंड में था। उसकी कोरियोग्राफी इंडिया के सबसे बड़े कोरियोग्राफर जो माने जाते हैं, मिस्टर डॉक्टर शामक डावर, वो मेरे गुरु हैं। वो कोरियोग्राफी मुझे यहाँ हिट कर गई। ये डांस मुझे बिल्कुल अलग दिखा। जैसे आपने अधिकतर देखा होगा, तड़क भड़क, लॉकिंग, पॉपिंग, झाग झटका, लचक मचक, ये चकाचौंध वाले डांस, वो डांस कुछ ऐसा था कि वो मेरे को सीधा यहाँ हिट कर गया। मुझे लगा कि मुझे ये सीखना है, ये मैं मिस कर रहा था लाइफ में। गाड़ी तो चली रही थी, मैंने शामक डावर परफॉर्मिंग आर्ट्स ज्वाइन करने की सोची, मैं गया, तब उसकी फीस 2600 रुपये कुछ हुआ करती थी। अगेन वहां उस टाइम मैंने नहीं सोचा कि जो इंडियाज गॉट टैलेंट में 8000 की वजह से हुआ था वो यहाँ नहीं होगा। मैंने घर पे झूठ बोल के वो फीस जमा करी और मेरा सिलेक्शन हो गया। एडमिशन हो गया। एडमिशन के चलते फिर मैं तुरंत अगले बैच में मुझे प्रमोट कर दिया गया। वहाँ पे प्रमोशंस चलते हैं आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। फिर वहाँ पे टेक्निकल बैच होता है, SPB, स्पेशल पोटेंशियल बैच, डायरेक्टली बाय शामक सर। वहाँ मेरा ऑडिशन हुआ, उसमें भी मैं पास हो गया। उसके लिए ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। उसकी फीस जब मैंने सुनी तो भी मेरा वही हाल, उसकी फीस 6900 रुपये थी। ऊपर से DTC बस में लटक के जाना, मतलब फिर स्ट्रगल का पार्ट आया। फिर मैं नहीं रुका, मैंने जैसे तैसे करके मैनेज किया और मुझे चांस मिला सरोज जी के साथ एज असिस्टेंट काम करने का 2013 में भी। और मैं देहरादून के लिए 1.5 महीना वहाँ रहा भी, और उनके साथ जो सीखने को मिला वो मेरे दिमाग पे और मेरे दिल पे छपा हुआ है। वही जितना भी मुझे आता है मैं सारा अपने स्टूडेंट्स को दे देता हूँ, मैं कुछ भी बचा के रखना नहीं चाहता। आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? मेरा फेवरेट एक्टर रणबीर कपूर। फेवरेट एक्ट्रेस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए, बट राइट नाउ आलिया भट्ट। फेवरेट सिंगर सर 5 की लिस्ट है, एक नहीं बता सकता। फेवरेट एक ही, ओके, के नाउ ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, बट उन्होंने अपनी आवाज का जादू इस दुनिया में छोड़ दिया। फेवरेट विलन अमरीश पुरी के अलावा कोई विलन नहीं हो सकता। फेवरेट लव नाम की कोई चीज मेरी लाइफ में अब तक हुई नहीं सर। हाँ, यस, डांस।